हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। ये जो वीडियो होने वाली है ये है BSOC 105 राजनीतिक समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ 2026 वालों के लिए, यानी कि जो बच्चे जून 2026 में या जुलाई 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये है, इग्नू स्टूडेंट्स वालों के लिए है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इससे स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संदर्भ में राष्ट्र निर्माण के प्रयासों की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसमें सबसे पहले मैं बताता हूं कि आप इंट्रोडक्शन ज़रूर दें सबसे पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद अब इंट्रोडक्शन देना कैसे है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे देंगे कि जैसे राष्ट्र निर्माण किसी देश को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में राष्ट्र निर्माण एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम लिखेंगे कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ एवं अवधारणा, ठीक है। तो ये क्या है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ कैसे है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ है देश के लोगों में एकता, राष्ट्रीय पहचान और देशभक्ति की भावना विकसित करना ही राष्ट्र निर्माण का अर्थ है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि अब भारत के संदर्भ में राष्ट्र निर्माण के प्रयासों की चुनौतियां, चाहो तो आप इसे एक अलग से एक हेडिंग लिख देना इसकी कि भारत के संदर्भ में राष्ट्र निर्माण के प्रयासों की चुनौतियां निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पहली चुनौती हमारी आती है भाषाई विविधता की चुनौती, ठीक है। अब ये क्या है भाई कि भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं। कई बार भाषा के आधार पर विवाद और अलग पहचान की मांग राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जाती है, जैसा कि आपने हमारे आसपास के जगह देखा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट जो चुनौती है वो है धार्मिक एवं सांप्रदायिक विभाजन की चुनौती। अब ये क्या है भाई कि ये है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। धार्मिक तनाव और सांप्रदायिक दंगे सामाजिक और सद्भाव और राष्ट्रीय निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये चीज़ें जाहिर सी बात है प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे जातिवाद एवं सामाजिक असमानता की चुनौती। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है कि जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव, ठीक है ना, समाज में असमानता पैदा करती है। ये क्या पैदा करती है, असमानता जो है वो पैदा करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चुनौती पढ़ेंगे क्षेत्रवाद एवं अलगाववाद की चुनौती, ठीक है ना। अब ये क्या है इसे हम समझते हैं थोड़ा सा कि कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से अधिक महत्व दिया जाता है। जो क्षेत्रीय पहचान है, क्षेत्रीय पहचान को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय पहचान से अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि इससे अधिक महत्व दिया जाता है इस वाले से, ठीक है ना। इससे अलगाववादी आंदोलन और क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता एवं भ्रष्टाचार की चुनौती। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, जो अमीर और गरीब वाला मामला है ये तो हमेशा से चलता है, इसके बीच का जो फासला है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है कि नहीं। गरीब और बेरोजगारी के कारण विकास का लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता, है ना। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से सभी को विकास का लाभ नहीं पहुंच पाता, जबकि विकास जब हो रहा है तो ज़्यादातर जिसको मिलता है वो अमीर लोग होते हैं, गरीब इससे अनजान और पिछड़ा रहता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉइंट राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ करने के प्रयास। ये क्या है कि सरकार द्वारा शिक्षा, लोकतंत्र, समान अधिकार और राष्ट्रीय एकीकरण की नीतियों को बढ़ावा दिया गया है। ये प्रयास देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं, ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी पढ़ेंगे ताकि जल्दी से वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपका टाइम भी बचे, कल एग्जाम है। अधिनायकवाद के प्रमुख लक्षणों पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, कैसे देंगे। अधिनायकवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिससे सत्ता एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है, यानी कि शासन जो शासन है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, केंद्रित होती है, ठीक है ना। इसमें जनता की भागीदारी बहुत कम होती है, जो जनता है उसका कोई रोल नहीं होता,
ठीक है ना। अधिनायकवाद का अर्थ एवं परिचय देते हैं। अधिनायकवाद वह व्यवस्था है जिसमें शासक की इच्छा सर्वोच्च होती है। शासक जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। सरकार पर जनता का प्रभाव सीमित रहता है। जो जनता प्रभाव सीमित, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सत्ता का केंद्रीकरण। क्या है ये सत्ता का केंद्रीकरण? इस व्यवस्था में सारी महत्वपूर्ण शक्तियां एक व्यक्ति या समूह के पास होती हैं। यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण यानी कि एक व्यक्ति या समूह के पास क्या होती है? शक्ति होती है, ठीक है ना। सरकार पर जनता का प्रभाव सीमित रहता है, ठीक है। और क्या होता है? निर्णय लेने का अधिकार भी उन्हीं के हाथों में होता है। जो निर्णय ले जाता है वो भी एक दलीय शासन व्यवस्था। अधिकांश अधिनायकवादी राज्यों में केवल एक राजनीतिक दल होती है। इनमें क्या होता है? इनके अंदर एक दल होता है, ठीक है। विपक्षी दलों को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। जो विपक्षी दल होते हैं, विपक्षी, उनको क्या स्वतंत्रता नहीं दी जाती। विरोधी विचारों का दमन, ठीक है। अब ये क्या विरोधी विचारों का दमन? सरकार, सॉरी ये वाला पॉइंट हमने मिस कर दिया कि नागरिक स्वतंत्रताओं का अभाव। ये क्या है कि नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन और विरोध की स्वतंत्रता सीमित रूप से प्राप्त होती है। यानी कि इनको कोई भी स्वतंत्रता नहीं मिलती, स्वतंत्रता का अभाव रहता है, ठीक है। ये है विरोधी विचारों का दमन। ये क्या है कि सरकार अपने विरोधियों को दबाने का प्रयास करती है। जो विरोधी होते हैं, विरोधी को दबा दिया जाता है, ठीक है। आलोचना करने वालों पर कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मीडिया एवं संचार माध्यम पर नियंत्रण। समाचार पत्र, टीवी और अन्य संचार माध्यम पर सरकार का प्रभाव रहता है। केवल सरकार के पक्ष की जानकारी को बढ़ावा दिया जाता है। देखो बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हार्ड लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इससे आप बना के भी लिख सकते हैं कि इन पॉइंटों के अंदर लिखना क्या है। मेन प्रॉब्लम वो है, ठीक है ना। हमें वो क्लियर करना है कि ये पॉइंट तो हमें याद हो जाएंगे, बट हम इन पॉइंटों के अंदर लिखेंगे क्या, हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, मज़ा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम सैन्य शक्ति एवं पुलिस का उपयोग। शासन को बनाए रखने के लिए सेना और पुलिस का व्यापक उपयोग किया जाता है। इनके माध्यम से विरोध को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। जो विरोध किए जाते हैं उनको नियंत्रित किससे करते हैं? सैन्य शक्ति से। अधिनायकवाद का प्रभाव कैसा पड़ता है? इससे राजनीतिक स्थिरता तो मिल सकती है, यानी कि राजनीति जो सरकार है वो स्थिर रह सकती है, लेकिन लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को नुकसान पहुंचता है इसके अंदर, क्योंकि स्वतंत्रता कोई होती ही नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ बोल नहीं सकता। नेक्स्ट है निष्कर्ष, और ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के रूप का वर्णन कीजिए। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे आओ समझते हैं। मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए सामाजिक क्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। इन्होंने क्या प्रस्तुत किया था? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। किसने प्रस्तुत किया था? मैक्स वेबर ने, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सामाजिक क्रिया की अवधारणा कि ये क्या है। सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को दूसरे के व्यवहार से जोड़कर करता है, मतलब कि ठीक है ना, व्यवहार से जोड़ता है। इसका सामाजिक अर्थ और उद्देश्य होता है। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें एक जो व्यक्ति है वो क्या करता है? अपने व्यवहार को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, ठीक है ना। सामाजिक क्रिया इसमें होती है कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है। इसका सामाजिक अर्थ और उद्देश्य होता है। जाहिर सी बात है, एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी कहते हैं उसका विकास होगा, मानसिक विकास होगा। उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, अब भाई ये क्या है इसे समझते हैं। इस प्रकार की क्रिया में व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोच समझकर निर्णय लेता है,
ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सोच समझकर निर्णय लेना कौन लेता है? व्यक्ति। इसमें लाभ और हानि का आकलन किया जाता है कि कितने % लाभ हो सकता है और कितने % हानि। नेक्स्ट पढ़ेंगे मूल्य परक तार्किक क्रिया। भाई ये क्या चीज़ है, इसे भी समझते हैं। इस क्रिया में व्यक्ति नैतिक, धार्मिक या सामाजिक मूल्यों के आधार पर कार्य करता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, धार्मिक या सामाजिक मूल्यों के आधार पर कार्य करता है। परिणाम की अपेक्षा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भावनात्मक क्रिया। ये क्रिया नाम से समझ में आ रहा है, ये क्रिया व्यक्ति के भावनाओं से प्रेरित होती है। क्रोध, प्रेम, खुशी या दुख जैसी भावनाएं इसके पीछे होते हैं, यानी कि जो फीलिंग्स होती है ये उन पे काम करती है ये क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पारंपरिक क्रिया। पारंपरिक क्रिया जो हमारी परंपरा है, ये क्रिया परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर की जाती है। व्यक्ति इसे आदत या सामाजिक परंपरा के कारण करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पारंपरिक क्रिया, ये हमने पढ़ लिया, सॉरी। मैक्स वेबर के सिद्धांत का महत्व, इसके सिद्धांत जो है उसका महत्व क्या है, आखिर क्या कहना चाहता है ये व्यक्तियों के बिहेवियर के बारे में, कि इस सिद्धांत ने मानव व्यवहार को समझने का नया दृष्टिकोण प्रदान किया। यह समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने व्यक्ति जो मानव है उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की। और सिद्धांतों की आलोचना क्या कहता है कि कुछ विद्वान का मानना है कि मानव व्यवहार को केवल 4 श्रेणियों में बांटना पर्याप्त नहीं है। व्यवहार कई बार अधिक जटिल होते हैं जिससे समझना मुश्किल होता है। देखो, आलोचकों का काम है कि आलोचना करना, आप फिलोसफी झाड़ दे रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है दैवीय अधिकार सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब ये क्या है भाई, दैवीय अधिकार सिद्धांत क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देंगे हम कि दैवीय अधिकार सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांतों में से एक है। यानी कि सिद्धांत जो है राज्य की जो उत्पत्ति हुई उसके प्राचीन सिद्धांत में से एक है। यह सिद्धांत शासक की शक्ति को ईश्वर से प्राप्त मानते हैं। यानी कि जो शासक है, जो राजा है, उसकी शक्ति को किससे कंपेयर करते हैं? देवियों से, ठीक है ना, ईश्वर से कंपेयर कर देते हैं। राजा को कंपेयर कर देते हैं ईश्वर से, कि उसको जो शक्ति मिली है वो किससे मिली है? ईश्वर से मिली है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दैवीय अधिकार सिद्धांत का परिचय। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासक दोनों की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई। यानी कि राज्य और शासक की स्थापना किसने की? किसके द्वारा हुई? सॉरी, ईश्वर के द्वारा हुई, ईश्वर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं। यह सिद्धांत मानता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, यानी कि मैसेंजर होता है। जो राजा होता है प्रतिनिधित्व करता है किसका? ईश्वर का। राज्य और शासक का ईश्वरीय संबंध, राजा को ईश्वर का दूत माना जाता है। जो राजा होता है वो ईश्वर का क्या होता है? दूत होता है, ठीक है। इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना जनता का कर्तव्य है। इसलिए क्या? जनता का कर्तव्य पालन करना। किसका पालन करना? राजा का। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिद्धांत के प्रमुख गुण। इस सिद्धांत ने राज्य की वैधता को मजबूत करने का प्रयास किया। इससे शासक के प्रति सम्मान और अनुशासन बढ़ा। आलोचनाएं आती हैं हर किसी में। सिद्धांत के प्रमुख आलोचनाएं क्या है? ये सिद्धांत वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है, ठीक है। ये लोकतंत्र और जनता की संप्रभुता के सिद्धांत के भी विरुद्ध माना जाता है, यानी कि उनके भावनाओं से खिलवाड़ करना। आधुनिक युग में प्रासंगिकता क्या है? आधुनिक लोकतांत्रिक युग में इस सिद्धांत का महत्व काफ़ी कम हो गया है, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व बना हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, ठीक है ना। और फिर निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी में फांसीवाद की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम सबसे पहले। कैसे देंगे कि फांसीवाद एक उग्र राष्ट्रवादी और अधिनायकवादी विचारधारा है। यानी कि जो जर्मनी, जो फांसीवाद जो है वो क्या है? उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है, ठीक है ना, विचारधारा है।
या फिर हम इसे कह सकते हैं अधिनायकवादी विचारधारा है, जो सत्ता को एक व्यक्ति के हाथ में रखता है, सेंटर में रखता है। जर्मनी से इसका विकास तरत में हुआ। ठीक है, अब फासीवाद का परिचय देना है। फासीवाद ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है। ठीक है, जो फासीवाद ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र को सबसे ऊपर मानती है, जनता से भी ऊपर मानती है। इसमें लोकतंत्र की अपेक्षा मजबूत नेतृत्व पर जोर दिया जाता है, यानी कौन देश की भागदौड़ सबसे ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। जर्मनी में फासीवाद का उदय प्रथम जर्मनी में फासीवाद का उदय कैसे हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जब जर्मनी में आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, उस टाइम क्या था, जो जर्मनी था वो आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। इस परिस्थिति में फासीवाद का उदय हुआ। एडॉल्फ हिटलर का नेतृत्व। हिटलर ने नाजी पार्टी का नेतृत्व करते हुए जनता का समर्थन प्राप्त किया। कौन सी पार्टी थी इसकी? नाजी पार्टी। और ये पार्टी किसकी थी? हिटलर की। ये पार्टी थी हिटलर की। ठीक है, उसने जर्मनी में अधिनायकवादी शासन स्थापित किया, यानी कि सत्ता जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में हो गई। उग्र राष्ट्रवाद की भावना। फासीवाद में राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान दिया गया। राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, लोकतंत्र एवं साम्यवाद का विरोध। जब क्या हुआ, फासीवाद लोकतंत्र और साम्यवाद दोनों का विरोध करता था। ये एक मजबूत और केंद्रीकृत शासन का समर्थक था, यानी कि जो सत्ता होनी चाहिए वो एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, उसका समर्थक था कौन? हिटलर। सैन्यवाद एवं विस्तारवादी नीति। फासीवादी शासन ने सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया। अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने की नीति अपनाई गई। ठीक है, प्रचार तंत्र और जनमत नियंत्रण। इस पे सब कुछ इसने नियंत्रण किया। प्रचार पे नियंत्रण किया, जनमत पे नियंत्रण किया। जनता को प्रभावित करने के लिए प्रचार माध्यमों का व्यापक उपयोग किया गया। जितना ज़्यादा प्रचार करो उतना ज़्यादा उसका समर्थन मिलेगा। मीडिया को सरकार के नियंत्रण में रखा गया। फासीवाद के परिणाम क्या निकले कि फासीवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और बड़े पैमाने पर विनाश को जन्म दिया, यानी कि जो जर्मनी था, जो हिटलर था, उसने क्या किया कि और बड़े पैमाने पर विनाश शुरू कर दिया। इसके कारण लाखों लोगों की जान गई। और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। नौकरशाही की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, कैसे लिखेंगे? नौकरशाही आधुनिक शासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सरकारी नीतियां और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। नौकरशाही का अर्थ एवं परिचय क्या है? नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि सरकारी अधिकारी जो नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करते हैं। ये किस काम करते हैं? नियम कानून के दायरे में काम करते हैं। इसका उद्देश्य प्रशासन को व्यवस्थित और कुशल बनाना होता है। पदानुक्रम व्यवस्था क्या है? नौकरशाही में अधिकारी के पद ऊपर से नीचे तक क्रमबद्ध होते हैं। प्रत्येक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। जो नीचे है वो इसके कहते हैं जो अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यों का स्पष्ट विभाजन। प्रत्येक अधिकारी को कर्मचारी के कार्य पहले से निर्धारित होते हैं। इससे कार्यों में स्पष्टता बनी रहती है। ठीक है ना। जो भी लोग हैं उनके जो कार्य होते हैं वो उनको करने होते हैं कि भाई तुझे ये करना है, तुझे ये सब कुछ बटे होते हैं पहले से। नियम आधारित प्रशासन क्या है? नौकरशाही का संचालन निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। इससे प्रशासन में एक रूपता और निष्पक्षता बनी रहती है। यानी कि नौकरशाही का जो संचालन होता है उसमें नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है कि ये काम इसी तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से किया तो गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, नहीं, मैं आपको बताऊं कि इन पॉइंटों में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा और आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट के अंदर हम बना के भी कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्पक्षता एवं तटस्थता। ये क्या है?
कि इसमें नौकरशाही जो होते हैं से अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर कार्य करें, यानी कि पॉलिटिक्स में ना घुसे। उनका उद्देश्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना है, यानी कि जो उनका काम है वो उनको करना है, बाकी काम पॉलिटिक्स कर लेगी जो भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायित्व एवं निरंतरता। सरकारें बदल सकती हैं लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था लगातार कार्य करती रहती है, इससे शासन में स्थिरता बनी रहती है। यानी कि ये लोग वही रहते हैं जहाँ पे मतलब जो पद दे रही है इनको, ये वही काम करते हैं रिटायरमेंट तक। नौकरशाही एवं महत्व। नौकरशाही सरकारी नीतियों को लागू करने और विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये प्रशासन की रीढ़ मानी जाती है। और लास्ट में निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। सबसे पहला है प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। कैसे लिखेंगे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने विकसित किया। किसने विकसित किया? हॉब्स, ठीक है, हॉब्स, लॉक यानी कि जॉन लॉक, और किसने किया? रूसो ने, ठीक है। इन तीनों ने मिलके किसका कहते हैं, विचारकों ने इसका विकसित किया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत को विकसित किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत का परिचय क्या है। कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण लोगों के बीच हुए एक समझौते का परिणाम है, यानी कि राज्य का निर्माण लोगों का समझौता, ठीक है, जो निर्माण हुआ वो इनके समझौते के द्वारा हुआ। थॉमस हॉब्स का दृष्टिकोण क्या कहलाता है? हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन असुरक्षित रहता है। इसका मानना है कि जो जीवन है हमारा वो प्राकृतिक जगह में असुरक्षित रहता है, असुरक्षित मानता है। कौन मानता है? थॉमस हॉब्स। इसलिए लोगों ने अपनी स्वतंत्रता का एक भाग शासक को सौंप दिया, ठीक है, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। इसलिए क्या किया इन लोगों ने अपना जो भागदौड़ थी वो राज्य के हाथ में दे दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है जॉन लॉक का दृष्टिकोण क्या कहता है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को महत्वपूर्ण माना। राज्य का उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना है, ठीक है। जॉन लॉक या जॉन जॉक रूसो, इसका पूरा नाम है, का दृष्टिकोण क्या कहता है। रूसो का दृष्टिकोण क्या कहता है कि रूसो के अनुसार राज्य की शक्ति जनता के सामान्य इच्छा से उत्पन्न होती है। उसने जनसत्ता और लोकतंत्र पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है, सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि यह सिद्धांत जनता की सहमति से राज्य जो बना है वो जनता की सहमति से बना है। सहमति को राज्य की वैधता का आधार मानता है। साथ ही यह व्यक्ति और राज्य के संबंधों को स्पष्ट करता है। ये जो है जनता की जो उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित करता है, संभालता है, बचाता है लोगों से। सिद्धांत के गुण क्या हैं कि इस सिद्धांत ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और जनसत्ता जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। आधुनिक राजनीतिक विचारों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सिद्धांत की आलोचना क्या कहता है कि आलोचकों के अनुसार एक ऐसा कोई वास्तविक समझौता कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए यह सिद्धांत अधिकतर काल्पनिक माना जाता है। यानी कि जो इन लोगों ने इन तीनों ने जो भी बोला ये क्या है, ये काल्पनिक तौर पे मानते हैं। कौन मानते हैं? आलोचक मानते हैं। आधुनिक महत्व क्या है कि आज भी लोकतांत्रिक शासन और नागरिक अधिकारों को समझने में ये सिद्धांत उपयोगी माना जाता है। इसकी कई अवधारणाएं आधुनिक राजनीति में दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि जनता खुद अपने तरीके से वोट दे के सरकार बनवाती है ताकि वो हमारी रक्षा करे। तो ये एक तरह का समझौता ही मान सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य, राष्ट्र और समाज के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। राज्य, राष्ट्र और समाज राजनीतिक एवं समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। यद्यपि ये एक दूसरे से जुड़े हैं फिर भी इनका अर्थ अलग अलग होता है। जुड़े तो हैं फिर भी अलग अलग है। अर्थ कैसे हैं सुनते हैं। राज्य का अर्थ एवं परिभाषा क्या है कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसके 4 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं इसके? 4 तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या पहला तो, ठीक है, जनसंख्या। दूसरा है सरकार। तीसरा है भूभाग और चौथा है संप्रभुता। ठीक है, ये 4 इसके तत्व हैं। किसके? राज्य के। ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है ना।
राष्ट्र का अर्थ एवं परिभाषा। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका कि राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है होता है जिनमें समान संस्कृति, इतिहास, भाषा या राष्ट्रीय भावना पाई जाती है। राष्ट्र का आधार भावनात्मक एकता होता है, ठीक है ना। जिनमें ये भावनाएं पैदा होंगी उसमें क्या होगा, वो एक राष्ट्र कहलाएगा। इसमें सब तरह के एक तरह के लोग होते हैं, इनकी भावनाएं एक जैसी होती हैं। समाज का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है? समाज व्यक्ति के आपसी संबंधों का संगठित समूह है, यानी कि आपसी जो मेल मिलाव होता है उसका समूह है। यह सामाजिक जीवन और पारंपरिक सहयोग पर आधारित होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर। राज्य एक राजनीतिक संस्था है जबकि राष्ट्र एक भावनात्मक और सांस्कृतिक समुदाय है। यानी कि हमने जो पढ़ा राष्ट्र यहाँ पे कि एक जैसे भावना के होते हैं, तो ये भावनात्मक और सांस्कृतिक समुदाय है, लेकिन राज्य एक राजनीतिक संस्था है। राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है जबकि राष्ट्र के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राष्ट्र और समाज के बीच अंतर। राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना प्रमुख होती है ना, जबकि समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। समाज राष्ट्र से अधिक व्यापक अवधारणा है, यानी कि समाज में और ज़्यादा लोग रहते हैं राष्ट्र के मुकाबले। राज्य और समाज के बीच अंतर, अब ये पढ़ेंगे हम कि राज्य कानून और शक्ति के आधार पर कार्य करता है जबकि समाज परंपराओं और सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। राज्य समाज का एक हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम कि राज्य, राष्ट्र और समाज का पारस्परिक संबंध कैसा है, कि ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समाज लोगों को जोड़ता है, राष्ट्र उनमें एकता की भावना पैदा करता है और राज्य जो है प्रशासन का कार्य करता है, यानी कि तीनों पारस्परिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुलनात्मक विश्लेषण कैसे करेंगे कि राज्य, राष्ट्र और समाज की प्रकृति एवं उद्देश्य अलग अलग हैं, फिर भी तीनों मिलकर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। इन तीनों का काम एक मतलब राज्य और समाज को मजबूत बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति की अवधारणा, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम कि शक्ति राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है। शक्ति का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या संस्था दूसरे से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकता है। ये राजनीति जीवन का महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। शक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि शक्ति संबंधात्मक होती है और इसका प्रयोग दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शक्ति के प्रमुख स्रोत। धन, ज्ञान, पद, संगठन और जनसमर्थन शक्ति के प्रमुख स्रोत हैं। इन साधनों के माध्यम से व्यक्ति प्रभाव स्थापित कर सकता है। कौन कौन से हैं? धन, ज्ञान, पद और संगठन, ठीक है। इनके भरोसे क्या कर सकता है? जो प्रभाव स्थापित कर सकता है व्यक्ति। शक्ति के विभिन्न स्वरूप। शक्ति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक रूपों में दिखाई देती है। प्रत्येक स्वरूप समाज में अलग प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का महत्व क्या है, कि राजनीतिक व्यवस्था का संचालन शक्ति के आधार पर ही होता है। सरकार कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शक्ति एवं सत्ता में अंतर, कि शक्ति प्रभाव डालने की क्षमता है जबकि सत्ता शक्ति का वैध रूप है। सत्ता को समाज द्वारा स्वीकृतता प्राप्त होती है। शक्ति के उपयोग और दुरुपयोग का मतलब क्या है, कि शक्ति का सही उपयोग समाज के विकास में सहायता होता है, लेकिन दुरुपयोग होने पर यह शोषण और अन्याय का कारण बन सकता है। शक्ति जो होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति की भूमिका क्या है, कि लोकतंत्र में शक्ति जनता से प्राप्त होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की शक्ति का प्रयोग करती है और लास्ट में निष्कर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वसत्तावाद के गुण क्या है, ये हमें चर्चा करनी है। चलो चर्चा करते हैं बैठ के सब लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि सर्वसत्तावाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राज्य का समाज के लगभग सभी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है, यानी कि सभी चीज़ों पे सत्ता का ही हक होता है, ठीक है ना। सर्वसत्ता का अर्थ एवं परिचय क्या है? सर्वसत्ता ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर व्यापक नियंत्रण रखती है। राज्य को सर्वोच्च माना जाता है। वही सेम है कि जो ताकत है वो एक ही के पास है और उसने सब पे नियंत्रण कर रखा है। नेक्स्ट है पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण। इस व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति पूरी तरह शासक या एक दल के हाथों में होती है। विपक्ष को प्रभावी रूप से कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। विपक्षी जो है वो कमजोर होता है इसके अंदर। एक दल एवं एक नेता का प्रभाव, जो मैंने बताया, सर्वसत्तावादी व्यवस्था में एक ही दल और नेता का वर्चस्व होता है, ठीक है ना। जनता से उसी विचारधारा का समर्थन करने की अपेक्षा की जाती है।
नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता का अभाव। ठीक है, कि नागरिकों को इसमें स्वतंत्रता नहीं मिलती, उन्हें दबा के रखा जाता है, उनकी आवाज़ों को उठने नहीं देते। प्रचार तंत्र पर नियंत्रण। प्रचार तंत्र पर नियंत्रण, जो प्रचार है उसको अपने फेवर में किया जाता है कि वो उनकी जो प्रचार किया जाए उनके बारे में बताया जाए ताकि उसके समर्थक बढ़ते रहें और उन्हीं को सच माने। सैन्य एवं पुलिस शक्ति का व्यापक उपयोग, ये क्या है? ये सेम वैसे ही ऊपर जैसे हमने बताया था, जो एक व्यक्ति वाले हमने ऊपर पढ़े हैं वैसे ही है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए और विरोध को दबाने के लिए सैन्य तथा पुलिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर समाज एवं अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। इसमें क्या है कि राज्य केवल राजनीति ही नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण स्थापित करता है। नेक्स्ट है सर्वसत्तावाद का प्रभाव कैसा पड़ता है, कि इस व्यवस्था से निर्णय तेजी से लिया जा सकता है लेकिन नागरिक के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना। और लास्ट में है निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? सर्वसत्तावाद एक शक्तिशाली लेकिन कठोर शासन व्यवस्था है। यह व्यवस्था नियंत्रण और अनुशासन पर आधारित होती है परंतु लोकतंत्र के लिए चुनौती मानी जाती है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है, पर लेकिन आप लोगों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।